दोस्तों, मैं शिवमोहन सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 के चैप्टर 8 के ऊपर चर्चा करूंगा। चैप्टर 8 जो है मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज़ बाय ग्राम पंचायत और अदर लोकल अथॉरिटीज़, यानी कि ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों के प्रबंधन के बारे में चर्चा की जाती है। इस पूरे चैप्टर पे चर्चा होगी। सर्वप्रथम हम सेक्शन 59 पे चर्चा करेंगे। सेक्शन 59 कहता है इंट्रस्टमेंट ऑफ लैंड एक्स्ट्रा टू ग्राम पंचायत एंड अदर लोकल अथॉरिटी। ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकरण को भूमि आदि को सौंपा जाना। राज्य सरकार विहित रीत से प्रकाशित किए जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबंधों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन, नियंत्रण के प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा 2 में निर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीज़ सौंप सकती है जो राज्य सरकार में निहित हो। तो क्लास 1 में ये बताया गया है धारा 59 के कि जो ज़मीनें होंगी वही जो राज्य सरकार में ज़मीनें वेस्ट हो गई हैं उन्हीं ज़मीनों को ग्राम पंचायत या फिर अन्य किसी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा जाएगा। क्लास 1 में सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है। और क्यों सौंपा जाएगा? उस संपत्ति के अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयोजन से लिए। अब किसके क्लास 2 में उस संपत्ति का ब्यौरा है जिसको राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंप सकती है। वो क्या संपत्तियां हैं? किसी जोत या बाग में तत्समय संविष्ट भूमि के सिवाय भूमि जो खेती योग्य हो या अन्यथा हो, नंबर 1। नंबर 2 है ग्राम पंचायत की भूमि पर लगा बाग, चरगाह, कब्रिस्तान, शमशान घाट, उर्वरक गर्तें, खलिहान, चक्रोट, संपर्क मार्ग, नदी जल भूमि, सड़कें, सड़क की खंती, मलिन जल क्षेत्र। नंबर 3 वन और मत्स्य क्षेत्र और किसी जोत या उसकी जोत सीमा या किसी बाग या आबादी में स्थित वृक्षों से भिन्न वृक्ष या दखल न की गई भूमि पर स्थित कोई वृक्ष। हाट, बाजार, मेला, तालाब, सरोवर, जलमार्ग, निजी नौघाट, पगडंडी और आबादी स्थल। और निखात अधिनियम 1878 यानी ट्रेजरार ट्रोव एक्ट 1878 के बंदों के अधीन धारा 55 में विनिर्दिष्ट और राज्य सरकार से संबंधित कोई संपत्ति। अब इसके क्लास 3 में बताया गया है कि ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीज जो उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 या फिर उत्तर प्रदेश जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 या अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो, इस संहिता द्वारा निर्देशित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार में रखी हो, या इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा आई हो, उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबंधन, नियंत्रण के प्रयोजनार्थ इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक से और इस प्रकार से कब्जे आने के दिनांक से यथास्थिति ऐसे ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा जाएगा। यानी कि जो क्लास 2 में जो लिस्ट दी गई है वो एक अलग लिस्ट है, क्लास 3 में जो लिस्ट दी गई है वो एक अलग लिस्ट है। यानी कि दो क्लास 2 और क्लास 3 में जो ज़मीनें हैं, जिन ज़मीनों को क्लास 2 में जो ज़मीनें हैं वो एक नॉर्मल ज़मीनें हैं। नॉर्मल ज़मीनें से मेरा मतलब ये है जैसे कोई जोत बाग हैं, खेत खलियान, शमशान घाट की ज़मीनें हैं, वन मत्स्य क्षेत्र है, हाट बाजार, मेला बाजार, सरावर है, निकात अधिनियम वाली ज़मीनें हैं। और क्लास 3 में जो ज़मीनें दी गई हैं वो एक्ट से रिलेटेड ज़मीनें हैं, यानी कि जोत चकबंदी अधिनियम है, जोत सीमा आरोपण अधिनियम है, या फिर अन्य स्थानीय प्राधिकरण में कोई निहित भूमि है, या फिर स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के कोई किसी निश्चित अधिनियम के अंतर्गत रखी भूमि है, या फिर
ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में कोई ज़मीन अगर रखी गई है तो ये ज़मीनों के बारे में क्लास 3 में चर्चा की गई है। उसमें ये बताया गया ऐसे ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा हुआ समझा जाएगा। तो यहाँ पर क्लास 2 में जो ज़मीनें हैं वो सौंपी जाएंगी और क्लास 3 में जो ज़मीनें हैं वो सौंपा हुआ समझा जाएगा, यानी शैल बी डीम टू बी इंटरेस्टेड। क्लास 1 में है, क्लास 2 में जो ज़मीनें हैं वो इंटरेस्ट की जाएंगी और यहाँ पर डीम्ड क्लास 3 में जो ज़मीनें हैं वो डीम्ड इंटरेस्ट माना जाएगा, यानी कि उस पर निहित मानी जाएंगी। तो क्लास 2 की ज़मीनें और क्लास 3 की ज़मीनें में ये फ़र्क है। अब इसके क्लास 4 ये कहता है कि राज्य सरकार विहित रीत से प्रकाशित किए जाने वाले अनुवर्ती आदेश द्वारा, अनुवर्ती आदेश का मतलब सब्सिक्वेंट आर्डर, यानी कि उस आर्डर के बाद कोई अन्य आदेश के द्वारा क्या कर सकती है, उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए से पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है या फिर उसे निरस्त कर सकती है। अधिचरण संरक्षण प्रबंधन नियंत्रण के लिए उपधारा 1 या उपधारा 3 के अधीन सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई किसी भूमि या अन्य चीज़ को किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को अंतरित कर सकती है। किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई अंतरित की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसे निबंधन और शर्तों पर जैसा कि विहित की जाए वापस ले सकती है। ऐसी शर्तें और निबंधन आरोपित कर सकती है जिसके अधीन इस धारा के अधीन अधिक्षण संरक्षण प्रबंधन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो क्लास 4 में ये बताया गया है कि जो क्लास 1 के जो ऑर्डर हैं उसमें चेंजेस की बात कही गई है। इसके अलावा जो है क्लास 1 और क्लास 3 के अंदर जो ज़मीनें सौंपी गई हैं उसको किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपने की बात बताई गई है। इसके अलावा ये बताया गया है सी सेक्शन में ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई जो ज़मीनें या फिर सौंपी समझी गई ज़मीनें हैं उन्हें वापस भी ले सकती है। यानी क्लास 1 में या फिर क्लास 3 में जिन ज़मीनों को सौंपा गया है या फिर सौंपा जाना समझा गया है उनको जो है राज्य सरकार जो है वापस भी ले सकती है, ऐसा क्लास 3 में बताया गया है। क्लास 3 किसका? क्लास 4 का जो है क्लास सी ऐसी शर्तें और निबंधन आरोपित कर सकती हैं जिसके अधीन इस धारा के अधीन अधिचरण संरक्षण प्रबंधन नियंत्रण की शक्ति को प्रयोग किया जाए। यानी कि जो पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए जो है कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन भी स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। अब क्लास 5 में ये बताया गया है कि जहां उपधारा 2 में निर्दिष्ट कोई चीज़ किसी ग्राम पंचायत को सौंपी गई है या सौंपी हुई समझी गई है और ग्राम पंचायत या उसका ऐसा कोई भाग जिसमें ऐसी चीज़ें स्थित हैं ग्राम पंचायत के बाहर की हों, वहाँ ऐसी ग्राम पंचायत या उसका भूमि प्रबंधक समिति इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन इस संहिता में या उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 या इसके अधीन या किसी भूमि प्रबंधक समिति पर समुन्देशित या अधिरोपित या प्रदत्त कार्यों कर्तव्यों और शक्तियों का निष्पादन निर्वहन और प्रयोग करेगी। मानव ग्राम या उसका भाग भी उसी के क्षेत्र में आता है। जहां उपधारा 2 में के निर्दिष्ट कोई चीज़ ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई हो या सौंपी हुई समझी गई हो, वहाँ इस अध्याय के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे प्राधिकरण पर लागू होंगे। अब इसके अगला सेक्शन है कि भूमि प्रबंधक समिति द्वारा अधिक्षण प्रबंधन और नियंत्रण। इस संहिता के उपबंधों के अधीन प्रत्येक भूमि प्रबंधक समिति को ग्राम पंचायत के निमित्त और उसकी ओर से धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई समस्त भूमि या अन्य चीज़ें जिस पर ऐसी ग्राम पंचायत को इस संहिता या तत्समय प्रभावित किसी विधि के अधीन कब्जा करने का को अधिचरण संरक्षण प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य प्रभावित किया जाएगा। यानी कि जो जमीनें सेक्शन 59 में ग्राम पंचायत को सौंपी जाती हैं या सौंपी गई हैं उन जमीनों का प्रबंधन
अधिक्षण, संरक्षण और नियंत्रण वो भूमि प्रबंधक समिति के माध्यम से किया जाएगा, ऐसा सेक्शन 60 के क्लास 1 में बताया गया है। अब क्लास 2 में बताया गया है पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भूमि प्रबंधक समिति के कर्तव्यों और कृत्यों में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होंगे। यानी कि कुछ एडिशनल पॉइंट दिए गए हैं जो कि LMC यानी कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी के जो है कर्तव्यों में जो है, यानी भूमि प्रबंधक समिति के जो है कर्तव्यों में शामिल है। वो क्या है? भूमि का बंदोबस्त और प्रबंधन, वन और वृक्षों का संरक्षण, अनुरक्षण और विकास, आबादी स्थल और ग्रामीण संचार व्यवस्था का अनुरक्षण और विकास, हाट बाजार और मेलों का प्रबंधन, मत्स्य क्षेत्र और तालाबों का अनुरक्षण और विकास, कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि का विकास और उसमें सुधार, ग्राम पंचायत द्वारा उसके विरुद्ध वाद और कार्रवाइयों को संचालन और अभियोजन और ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जाए। तो सेक्शन 60 में ये बताया गया है कि धारा 59 में जो ज़मीनें जो है ग्राम पंचायत को सौंपी जाती हैं उसका प्रबंधक जो है भूमि प्रबंधक समिति करेगी। उसका जो है संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण, और संरक्षण, प्रबंधन, नियंत्रण में ये बताया गया कि इनके अलावा और क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, तो उसके बारे में क्लास 2 में बताया गया जिस पर अभी मैंने चर्चा की। अब हमारा अगला सेक्शन है कि मैनेजमेंट ऑफ विलेज टैंक्स यानी ग्राम तालाबों का प्रबंधन। यहाँ ये बताया गया कि जहाँ किसी ग्राम में किसी तालाब को धारा 59 के दिन किसी ग्राम पंचायत को सौंपा गया है या सौंपा हुआ समझा जाता है, यानी कि जब सौंपा गया है तो यानी कि वो क्या हो गया क्लास 2, धारा 59 का क्लास 2, और जब कहा जाएगा कि सौंपा गया समझा जाता है तो धारा 59 का क्लास 3 यानी कि डीम्ड इंटरेस्टेड की जहाँ पर बातचीत की गई है। वहाँ किसी संविदा या अनुदान या तत्समय प्रवर्त किसी विधि में अंतर्विध किसी बात के होते भी ग्राम पंचायत द्वारा उसके प्रबंधन का विनियमन निम्नलिखित शर्तों द्वारा किया जाएगा। तो क्या बताया गया है ग्राम तालाबों के प्रबंधन में? ये बताया गया है कि धारा 59 के अधीन जब किसी तालाब को जो है ग्राम पंचायत को सौंपा जाएगा या सौंपा हुआ समझा जाएगा तो उसके प्रबंधन को जो है निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा। वो शर्तें क्या हैं? वो A और B में दी गई हैं। शर्तें ये है कि 0.5 एकड़ से अगर तालाब का जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल जो है 0.5 एकड़ से कम है तो उसके जो गांव के निवासियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दिया जाएगा, और अगर तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक है तो भूमि प्रबंधक समिति उप जिला अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से उसे किराए पर दे देगी। अब तालाब में क्या क्या शामिल है? तालाब में तालाब, पोखर, तड़ाग और जल से आच्छादित अन्य भूमि शामिल है। तो सेक्शन 61 जो है ग्राम तालाबों के प्रबंधन की बात करता है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि धारा 59 के अंतर्गत जब ग्राम पंचायत को कोई तालाब सौंपा जाएगा तो उस तालाब को 2 शर्तों के आधार पर जो है उसका जो है प्रबंध किया जाएगा। पहली शर्त क्या है? अगर उसका क्षेत्रफल जो है तालाब का 0.5 एकड़ से कम है तो उसके ग्राम के निवासियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दिया जाएगा। दूसरी शर्त यह है अगर 0.5 एकड़ से तालाब का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसको भूमि प्रबंधक समिति उप जिला अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से उसे किराए पर दे देगी। अब सेक्शन 62 इसका बताया गया है कि कंडक्ट ऑफ सूट एंड लीगल प्रोसीडिंग, वाद और विधिक कार्रवाइयों का संचालन, उपधारा 2 के बंदों और ऐसी अन्य शर्तें जो विहित किए जाए के अधीन भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष या उसके सदस्य जिन्हें इस निमित्त ऐसी समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए ग्राम पंचायत के निमित्त और उसकी ओर से वादों और कार्रवाइयों का समुचित संचालन और अभियोजन के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और अन्य समस्त कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है वाद और विधिक कार्यों के संचालन में? तो क्लास 1 में ये बताया गया कि उपधारा 2 के बंदों और अन्य शर्तें जो विहित की जाए के अधीन, यानी पहले तो ये बताया, सबसे पहले तो यही कह दिया कि जो भी इसमें क्लास 1 में लिखा हुआ है वो क्लास 2 के अधीन होगा। तो सबसे पहले या तो हम क्लास 2 ही पढ़ लेते हैं। I
ऐसे किसी वाद या अन्य क्लासरूम में लिखा है कि ऐसे किसी वाद या अन्य कार्रवाइयाँ जिसके लिए ग्राम पंचायत एक पक्षकार हो और ऐसी ग्राम पंचायत की ओर से समझौता या प्रत्याहरण तब तक नहीं किया जाएगा जब ऐसे समझौते या प्रत्याहरण का अनुमोदन भूमि प्रबंधक समिति के किसी संकल्प द्वारा नहीं किया जाता और उसे उप जिलाधिकारी द्वारा पूर्व अनुमोदन नहीं हो जा सकता। तो क्लास 2 में क्या बताया गया है कि अगर ग्राम पंचायत किसी मुकदमे में या किसी कार्रवाई में पक्षकार बनी हुई है और ग्राम पंचायत समझौता करना चाहती है या फिर केस को विड्रॉ करना चाहती है, तो विड्रॉ करने के लिए क्या शर्त होगी? एक तो भूमि प्रबंधक समिति जो होगी कोई संकल्प पारित करेगी और उस संकल्प को उप जिलाधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त होगा। अब क्लास 1 में क्या कह दिया गया है? क्लास 1 में ये कह दिया गया है कि भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष और सदस्य जिनको इस निमित्त समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए ग्राम पंचायत की ओर से वाद और कार्रवाइयों का संचालन करेंगे और अभियोजन के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और अन्य समस्त कार्य कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी वाद या कार्रवाई में ग्राम पंचायत जब समझौता या प्रत्याहरण करना चाहती है यानी कि किसी केस को विड्रॉ करना चाहती है तो उसे भूमि प्रबंधक समिति जो है किसी संकल्प पारित करेगी और उसको उप जिलाधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी। तो भूमि प्रबंधक समिति की तरफ से जो साइन करेगा उस साइनिंग अथॉरिटी के बारे में क्लास 1 में बताया गया है। साइनिंग अथॉरिटी कौन होगी? अध्यक्ष होंगे या फिर उनके सदस्य होंगे। ये अभी आपने देखा कि वाद और विधिक कार्रवाइयों का संचालन जो है, तो अब इसको थोड़ा सा हम सेक्शन 59 से सेक्शन 62 तक हमने सफ़र कर लिया है। हम थोड़ा सा सेक्शन 59 की ओर फिर से लौटते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं ताकि सेक्शन 59 से लेकर के सेक्शन 62 के बीच की जो जर्नी है, जो रास्ता है, वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो सेक्शन 59 में क्या हुआ था? सेक्शन 59 में जो है ग्राम पंचायत को जो है क्लास 2 में ज़मीनें सौंपी गई थी और क्लास 3 में जो जिन ज़मीनों का वर्णन था उनको सौंपी हुई समझा गया था, यानी कि डीम इंटरेस्टेड समझा जा गया था। ठीक है, इतनी बात सेक्शन 59 में कही गई। अब सेक्शन 60 में क्या कह दिया गया? सेक्शन 60 में ये कह दिया गया कि जो ज़मीनें ग्राम पंचायत को सौंपी गई हैं उनका प्रबंधन करेगा कौन? ग्राम पंचायत की तरफ से। तो ये बताया गया ग्राम पंचायत की तरफ से भूमि प्रबंधक समिति करेगी और भूमि प्रबंधक समिति जो है इन ज़मीनों के प्रबंधन के अलावा भी क्या क्या करेगी उसके बारे में क्लास 2 में बताया गया है। वो आप अभी सेक्शन में जा करके रीड कर लीजिएगा तो सबके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। अब अगर इसके जो सेक्शन 61 पे जब अगर हम पहुँचते हैं तो सेक्शन 61 में तालाबों के प्रबंधन की बात कही है। ये तालाब भी सेक्शन 51 में इसको ग्राम पंचायत को दिए गए। तो अब ये इन तालाबों का प्रबंधन कैसे होगा? इन तालाबों के प्रबंधन के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त 0.5 एकड़ से ज़मीन कम है तो उसको सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ग्रामीण लोग दे दिया जाएगा और 0.5 एकड़ से ज़मीन ज़्यादा है तो उसको जो है भूमि प्रबंधक समिति जो है उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किराए पर दे देगी। और सेक्शन 62 में ये बताया गया है कि अगर ग्राम पंचायत जो है किसी मुकदमे में कोई समझौता करना चाहती है कि मुकदमे का किसी कार्रवाई का या किसी मुकदमे को विड्रॉ करना चाहती है तो भूमि प्रबंधक समिति एक संकल्प पारित करेगी और उसको उप जिला अधिकारी को से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी और भूमि प्रबंधक समिति की तरफ से जो साइनिंग अथॉरिटी होगा उसके बारे में क्लास 1 में बताया गया है। वो कौन होगा? वो अध्यक्ष होंगे या फिर उनके कोई सदस्य होंगे। तो ये सेक्शन 59 से लेकर के सेक्शन 62 के बीच में हमने ये चीज़ समझी। अब इसकी अगली धारा की ओर हम चलते हैं। अगली धारा हमारी बताई गई है लैंड विच में बी अलॉटेड बाई आबादी साइट, कि ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है क्लास 1 में कि उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या भूमि प्रबंधक समिति के संकल्प के आधार पर धारा 64 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के आवंटन के लिए आबादी स्थलों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित श्रेणी की
भूमि चिन्हित कर सकता है। अब आबादी स्थल के लिए अगर कोई आवंटन करना है तो उनकी ज़मीनों को को चिन्हित किया जाएगा, कौन सी ज़मीनों को आवंटन किया जा सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है क्लास 1 में। पहला तो यही है कि 59 की उपधारा 2 के खंड 1 के अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई समस्त भूमि, उसको भी आबादी स्थल के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, 59 में राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत को सौंपा और ग्राम पंचायत की जो ज़मीन है उसको जो है अगर जो है आबादी स्थलों के लिए आवंटन करना है तो उप जिलाधिकारी की स्वप्रेरणा से कर सकता है या फिर भूमि प्रबंधक समिति के संकल्प के आधार पर जो है आबादी स्थलों के लिए आवंटन किया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें खा पार्ट में बताया गया है, यानी कि इसके बी पार्ट, क्लास 1 के बी पार्ट में बताया गया है कि इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी ग्राम पंचायत के कब्जे में आने वाली समस्त भूमियाँ। तो कौन सी भूमि आबादी स्थल के आवंटित की जा सकती हैं? एक तो 59 के क्लास 2 में जो जिन जमीनों की चर्चा हुई है वो ज़मीनें आवंटित की जा सकती हैं, या फिर ग्राम पंचायत के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि उनको भी आवंटन किया जा सकता है। यानी क्लास इसका जो बी ए पार्ट में जो है 59 सब क्लास 2 तक ही केवल कन्फाइम किया गया, और बी पार्ट में इसको जो है पूरा ये कह दिया गया ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी ज़मीनें उसके कब्जे में आएंगी उन सभी का जो आवंटन जो है आबादी स्थलों के लिए किया जा सकता है। अब इसी क्लास 2 में बताया गया है कि संहिता के किसी अन्य उपबंध में या उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 से अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी भूमि प्रबंधक समिति उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित श्रेणी की भूमि को भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए आवंटित कर सकती है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? नंबर 1, उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई रिक्त भूमि, यानी जो अभी अपने 63 की उपधारा 1 पढ़ी है, अगर उस धारा में कोई रिक्त भूमि है तो उसे जो है भूमि प्रबंधक समिति उप जिला अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से आवंटन कर सकती है। किसके लिए आवंटन कर सकती है? भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए आवंटन कर सकती है। उसके बाद जोग चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन आबादी स्थलों के चिन्हित कोई भूमि है उनको भवन निर्माण के लिए आवंटित किया सकता है। भूमि अर्जन अधिनियम 1894 या फिर भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अधीन अर्जित कोई भूमि जो है। तो कौन कौन सी भूमि है इसको पुनः समझने का प्रयास करते हैं। उपधारा 1 के अधीन जो चिन्हित कोई भूमि है, चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत कोई आबादी स्थल के चिन्हित कोई भूमि है, भूमि अर्जन अधिनियम या फिर भूमि अर्जन और पुनर्वास अधिनियम 2013 के अधीन कोई ज़मीन है, तो इन ज़मीनों को जो है आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर क्लास सेक्शन 63 को अगर ओवरऑल पढ़ने का प्रयास किया जाए तो उसमें 5 बातें बताई गई हैं। पहली बात जो है 59 सब क्लास 2 में जो ज़मीनें आएंगी उनको जो है आबादी स्थल के लिए आवंटित किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि ग्राम पंचायत के कब्जे में कोई भी ज़मीन आएगी उसको आवंटित किया जा सकता है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई रिक्त भूमि है, और चौथी बात उन्होंने बताया कि जोग चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन कोई ज़मीन है या फिर भूमि अर्जन अधिनियम 1894 या फिर भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत कोई ज़मीन आती है तो उन्हें भी आबादी स्थल के लिए आवंटित किया जा सकता है। अब इसकी आगे की चर्चा मैं अपने अगले लेक्चर में करूंगा, जहाँ पर यह बताऊंगा कि आबादी स्थलों को जो आवंटन होगा उसमें किस तरीके से प्रेफरेंस दिया जाएगा, किनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और अगर उसमें किसी तरह का आवंटन के बाद दुरुपयोग होता है तो उसको निरस्त कैसे किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करूँगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।